नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है जैसे को तैसा। अर्चना की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभा रही थी। अर्चना बहुत ही संस्कारी एवं सभ्य लड़की है। एक दिन अर्चना रोज की तरह सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा रही थी। तीनों नंदे छुट्टियां बिताने आई हुई थी। घर का काम भी बहुत होता था। सबकी अलग अलग फरमाइश भी होती थी और अर्चना चक्कर घिरनी की तरह घूम रही थी। तभी पापा का फोन आया कि माँ को पैरालिसिस का अटैक आया है, इसलिए जल्दी से घर आ जाना होगा। यह खबर सुनते ही अर्चना के होश उड़ गए। मानो सब कुछ रेत की तरह फिसलता हुआ नजर आने लगा। माँ का चेहरा अर्चना के आंख के सामने घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि दौड़कर जाऊं या उड़कर पहुंच जाऊं उनके पास, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। इसलिए फटाफट राहुल को फोन किया, उन्हें स्थिति बताते हुए उनको आने के लिए कहा। लेकिन उनका जवाब था कि एक बार मम्मी से पूछ लो या पापा से कहो। राहुल, इनसे पूछने वाली क्या बात है, और वैसे भी मैं मम्मी को बताकर ही जाऊंगी। आप जल्दी से आ जाइए, मैं बैग पैक कर रही हूँ। अभी निकल लेंगे तो समय से पहुंच जाएंगे। इस बीच मम्मी को भी बता दूंगी मैं। अरे यार, दीदी आई हुई हैं, ऐसे में तुम चली जाओगी तो मम्मी गुस्सा होंगी। ऐसा करो, एक बार अपने पापा से फोन करवा लो। मैं इस समय फोन नहीं कर सकती, बाकी मम्मी से पूछ लूंगी। बस आप जल्दी से आ जाइए। राहुल की बातें सुनकर अर्चना को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस समय वह किसी भी प्रकार की बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि राहुल वह है जो आज भी अपनी माँ की आंचल से निकलना नहीं चाहते। इसलिए फोन रख के अर्चना ने मम्मी जी से जाकर बात की, और जैसा कि उम्मीद की थी, मम्मी जी ने साफ शब्दों में अर्चना को मायके जाने से मना कर दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी कंडीशन सीरियस है, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने नहीं आई, केवल बताने आई हूँ। माँ है वह मेरी, और इस समय जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं। अरे कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारी माँ को, क्यों चिंता करती हो? और क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? यह क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? और यह जो तुम्हारी नंदे आई हुई हैं, इनका क्या? यह भी तो हजार अरमान लेकर आई हुई हैं कि भाभी के साथ घूमेंगे, भाभी से खूब सेवा करवाएंगे। उनका क्या? घूमने जाने के मौके तो मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ तो हालात ऐसे हैं कि उसे देखते हुए मेरा जाना वहाँ बहुत जरूरी है मम्मी। बाकी आपकी मर्जी। इतना कहकर मैं बैग पैक करने लगी। नहीं जानती थी कि इस बीच मम्मी जी ने राहुल को कोई और नई पट्टी पढ़ा दी होगी। थोड़ी ही देर बाद मेरा फोन बज उठा था। देखा तो राहुल का ही फोन था। हेलो, क्या हुआ, आ रहे हैं ना? अरे यार, क्या बताऊं, मम्मी तो मना कर रही हैं और तुम कह रही हो कि आ जाओ। अब बताओ क्या करूं मैं? तुम समझो ना यार, अगर मम्मी मना कर रही हैं तो मत जाओ। राहुल, चाहे कोई मुझे परमिशन दे या ना दे, लेकिन मैं अभी अपने मायके जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। आप अगर ना आ सकते हैं तो बताइए, मैं बस स्टैंड जाकर डायरेक्ट बस पकड़ लूंगी। इतना कहकर अर्चना ने फोन काट दिया और जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि राहुल थोड़ी देर में फोन करके कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन आधे घंटे तक जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो अर्चना ने उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब वो फोन किया तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, थोड़ी ही देर में मम्मी जी ने आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जब तुम्हें एक बार मना कर दिया गया तो फिर बार बार मेरे बेटे को फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? अगर ससुराल वाले परमिशन नहीं देते हैं तो बार बार मायके नहीं जाते हैं, समझी? लेकिन तुम हो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहती हो। अरे यहाँ तक कि तुम्हारे पापा ने तो फोन करके भी हमें नहीं बताया, ना ही राहुल के पापा को ही फोन करके बताया। तो आपके बेटे को मैंने कब कब फोन किया है, कब मैसेज किया है, आप इस सब पर भी नजर रखती हैं? शायद मैंने ही गलती कर दी थी, जो इतनी देर से मैंने राहुल का इंतजार किया और उससे यह उम्मीद रखी थी कि वह मुझे आपके खिलाफ जाकर मेरे मायके ले जाएगा। लेकिन यह गलती मेरी थी। इतना कहकर अर्चना ने अपना बैग उठाया और कैब बुक करवाई और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। जानती थी कि बस में सीट मिल ही जाएगी। हालांकि मुझे बस में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस समय मेरे लिए यह दिक्कत मायने नहीं रखती थी। इसलिए टिकट खरीदी और फटाफट अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज 4 घंटे का रास्ता मेरे लिए 40 घंटे का हो गया था। हर पल माँ से दूर होने का डर सताए जा रहा था। पल पल आंखों में आंसू बह रहे थे।
एक तरफ माँ को खो देने का डर था, तो दूसरी तरफ अपने ससुराल वालों के द्वारा किया गया व्यवहार। मन में बार बार यही आ रहा था कि जिस इंसान से मैंने शादी की है, अगर वही मेरा साथ नहीं दे सकता, मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर क्या मतलब है ऐसे विवाह का। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे का रास्ता खत्म किया, बस इस स्टैंड से अपने घर के लिए ऑटो किया और पहुंच गई। भाभी ने दरवाजा खोला और हमसे लिपट गई। मुझे गले लगाकर उनकी रुलाई फूट गई। अर्चना का मन एक अनजाने डर से आशंकित हो उठा। भाभी, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हो? दीदी, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया है। आप जल्दी क्यों नहीं आई? आते आते भी जाते जाते भी मम्मी जी ने जुबान पर आपका ही नाम ले रखा था। इतना कहकर भाभी फिर से फूट फूट कर रो पड़ी और अर्चना वहीं चुपचाप खड़ी थी। अर्चना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखों में आंसू बहाए जा रही थी, दिमाग सुन्न हो रहा था। अपने होश खो बैठी थी अर्चना, और अगले ही पल अर्चना वहीं पर गिर पड़ी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से शायद अर्चना को यह होश ही नहीं था कि कल रात से सुबह कब हो गई है। अर्चना भाभी के कमरे में लेटी हुई थी। बाहर माँ की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही थी। एक दूसरे को संभालते हुए हमने जैसे तैसे माँ के अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया। हालांकि खबर तो मेरे ससुराल भी पहुंचा दी गई थी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया था। 2 दिन बाद जब पापा ने हमसे लेट आने का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। दुख के साथ साथ अब पापा गुस्से से भर चुके थे, क्योंकि वह समझ चुके थे मेरे लेट पहुंचने का कारण केवल राहुल और मेरे ससुराल वाले हैं, जिन्होंने परमिशन की गंदी राजनीति की वजह से मुझे यहाँ आने से रोका। खैर, उस समय वह बात भी खत्म हो गई। शोक में अर्चना के सास ससुर और राहुल भी आए थे। ऐसे समय में पापा ने सभी मेहमानों के बीच में अर्चना के ससुर जी से अर्चना के यहाँ रहने की परमिशन मांगी, क्योंकि माँ की मृत्यु के बाद इतना तो बेटी का हक होता ही है कि सारे रीति रिवाज पूर्ण होने तक वह भी यहीं पे रहे। हालांकि यह तो होना ही था, लेकिन फिर भी ऐसे समय में पापा का यूं परमिशन लेना हमें समझ नहीं आया। फिर भी अर्चना ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया। रात तक लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। तब अर्चना ने पापा से परमिशन वाली बात जाननी चाहिए। तब पापा ने बताया कि अब तक यह लोग परमिशन के नाम पर ही तुम्हें यहाँ आने से रोकते रहे हैं। इनकी वजह से तुम आखिरी बार सुमित्रा से नहीं मिल पाई, लेकिन अब यह लोग तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे चुके हैं, वह भी इतने लोगों के बीच में। इसलिए अभी नाटक नहीं कर सकते, और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दूंगा तब तक जब तक यह लोग नाक रगड़ते हुए तुम्हें लेने यहाँ नहीं आएंगे। माना कि हमारे बुजुर्गों ने परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में रखा है, लेकिन वह केवल बड़ों का मान रखने के लिए। लेकिन अगर बड़े इसका गलत फायदा उठा रहे हैं तो इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए अब तुम भी यहीं आराम से रहो। तुम अपने पिता के घर में हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें कुछ बोल सके। पापा की यह बातें अर्चना को हिम्मत दे रही थी, वरना अर्चना तो टूट ही गई थी। एक तरफ ससुराल वालों का यह व्यवहार और दूसरी तरफ माँ को खोना, उस पर भी आखिरी बार उनसे ना मिल पाना। लेकिन आज पापा अर्चना को एक अलग ही ताकत दे रहे थे। कहने के लिए उस समय अर्चना के पास कोई शब्द नहीं थे। 13वीं का कार्यक्रम संपन्न होते ही राहुल और मम्मी जी के फोन आने शुरू हो गए और मुझे वापस आने के लिए कहा जाने लगा। लेकिन पापा के कहे अनुसार अब मैं भी यही जवाब देती थी कि पापा से परमिशन ले लीजिए, और जब वह लोग पापा को फ़ोन करते तो पापा कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते। हालांकि अर्चना का मन खिन्न हो चुका था। बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन केवल सही मौके की तलाश में थी और जानती थी कि वह जरूर आएगा। लगभग 15 दिन बाद अचानक राहुल का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मम्मी जी वॉशरूम में फिसल कर गिर गई हैं, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सिर पर काफ़ी गहरी चोट है और इस वजह से अर्चना तुम्हें जल्द से जल्द घर वापस आना होगा। बस फिर क्या था, मैंने भी उस दिन वही राग अलापना शुरू कर दिया कि पहले पापा से परमिशन ले लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी। मेरी बात सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जानते थे कि ऐसे समय में अगर उन्होंने गुस्सा किया तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए एक बार फिर से अर्चना को समझाने लगे, देखो यह तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारे अपने ही हैं, और मम्मी की कंडीशन इस समय खराब है,
तीनों दीदी उन्हें नहीं संभाल पा रही हैं, इसलिए प्लीज तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। लेकिन इस बार अर्चना भी अपनी बात पर अडिग थी। देखो राहुल, जब मैं आ रही थी ना, तब आपने हमसे यही कहा था कि पहले पापा को बोलो परमिशन लेने के लिए। अब सिचुएशन वही है, लेकिन मेरी जगह पर आप खड़े हैं, तो फिर अब मैं कह रही हूँ कि आप अब आपके पापा को बोलिए कि मेरे पापा को फ़ोन करके परमिशन लें, उसके बाद ही मैं आऊँगी। और हाँ, वैसे भी तीनों दीदी हैं ना, मम्मी को आराम से संभाल सकती हैं। मेरे रहने या ना रहने से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? इतना कहकर अर्चना ने फ़ोन काट दिया। शाम होते होते पापा के पास न जाने कितने फ़ोन आए, लेकिन पापा ने किसी की ना सुनी और किसी न किसी बहाने बात को टाल दिया। लेकिन उन्हें यह जरूर पता चल चुका था कि मम्मी जी को ज़्यादा चोट नहीं आई है, वह घर आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें सेवा की ज़रूरत है। और ऐसे में उनकी तीनों बेटियों ने पल्ला झाड़ लिया है। एक एक करके तीनों ने टिकट करवा ली है अपनी वापसी की। इसलिए वह बार बार अर्चना को फ़ोन करके वापस बुलाने के लिए पापा को फ़ोन करके परमिशन ले जा मांग रहे हैं। अभी पापा मुझे यह सब कुछ बता ही रहे थे कि एक बार फिर से फ़ोन बज उठा। एक बार फिर से अर्चना के ससुर जी का फ़ोन था। देखिए समधी जी, मैं बार बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी बहाने बातचीत नहीं हो पा रही है। आप मेहरबानी करके बहू को भेज दीजिए। समधे जी, जब मेरी पत्नी सुमित्रा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी, उस समय मेरी बेटी अर्चना ने मायके आने के लिए समधन जी से पूछा था, लेकिन तब आपने ही उसे कहा था कि फिलहाल हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो फिर बस समधी जी, अब हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। समधन जी तो केवल फिसल के गिरी हैं, बीमार हैं और उम्मीद है कि जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सुमित्रा जी आखिरी सांसें गिन रही थीं। ऐसे समय में भी आपने उसकी बेटी को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया, बहुत तड़पाया और इस वजह से वो अपनी माँ से आखिरी बार भी नहीं मिल पाई। तो फिर अब किस मुंह से आप मुझसे यह उम्मीद रखते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ने पर हम परमिशन दे देंगे? क्या बेटी केवल आपकी यहाँ पर काम करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ही ब्याही गई है? उसकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच, कोई पहचान, कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपनी मरती हुई माँ से मिलने के लिए भी आप लोगों ने परमिशन नहीं दिया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर इतनी छोटी सोच आप रखते हैं तो हमें भी यह रिश्ता तोड़ने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी वजह से मेरी बेटी अपने माँ से आखिरी बार नहीं मिल पाई, सिर्फ आपकी वजह से। भगवान न करे कि कल को आपको भी ऐसा दिन देखने को मिले। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। बस उसके बाद से ही राहुल लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं अर्चना को मनाने के लिए, मैसेज भी कर रहे हैं। लेकिन अर्चना सोच रही थी कि सच कहूँ, जिस इंसान की वजह से अर्चना अपनी माँ से अंतिम बार मिल नहीं पाई, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।